बार आखिरी बार हमने कहाँ तक टॉपिक किया था? सर लास्ट टाइम। एक सेकंड। हेलो सर। हेलो स्नेहा। आवाज आ रहा है ना? हाँ, अब आ रही है। ओके सर। सर आपने वो बताया था सेगमेंट वगैरह। सेगमेंट कौन सा? सर स्नेहा दीदी ने किया था वो। तो सर आपने आज बोला था टेस्टिंग, मतलब टेस्ट, जेड टेस्ट, फिर टी टेस्ट, फिर आपका अच्छा, हाइपोथेसिस हाँ, टेस्टिंग, ये सेंट्रल लिमिट सारा थ्योरम करेंगे। करवाएंगे। ओके, ठीक है, करते हैं। तो लास्ट पी टॉपिक हमारा वैल्यू। कहाँ तक सर हुआ था? पी वैल्यू। नॉर्मलाइजेशन। हाँ। सर पी वैल्यू जो है ना, वो समझने के लिए ट्राई किया। बाकी सारा टेस्ट समझ में आया, जेड टेस्ट हुआ, टी टेस्ट हुआ, अनोवा हुआ, वो सारा समझ में, हाइपोथेसिस भी समझ में आया। बट पी वैल्यू में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हाँ, कर रहा है। वो जो वैल्यू है ना, 0.05% में सेट रहता है, वो वाला वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, हाँ। तो अच्छा, ठीक है। और भी कुछ समझ में नहीं आ रहा पी वैल्यू में? वो समझ में नहीं आ रहा है। वो मतलब बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है, सिग्निफिकेंस लेवल का और पी वैल्यू का बहुत ज्यादा मतलब सिमिलर लग रहा है चीजों को। ओके, सिग्निफिकेंस अलग है, होता है। सिग्निफिकेंस थ्रेशोल्ड होती है। सर उसमें भी तो सेट, मतलब जो यूजुअल सेट वैल्यू होता है वो भी तो 0.05% ही होता है ना। नहीं, नहीं, इसीलिए नहीं, कंफ्यूजन एक लग रहा है एक्चुअली। पी वैल्यू हम लोग टेस्ट करते हैं, उसकी एक वैल्यू आती है। और सिग्निफिकेंस एक थ्रेशोल्ड होता है, मतलब एक, कहते हैं ना कि इससे ऊपर वैल्यू हम कुछ मानेंगे और इससे नीचे रहेगा तो कुछ मानेंगे। तो वो होता है सिस्टम। तो रुको, पहले अच्छा। पी वैल्यू से शुरू करता हूँ आज मैं। तो उससे पहले हाइपोथेसिस वाला एक बार अच्छा से क्लियर कर दीजिए ना। अच्छा, हाइपोथेसिस। हाँ, हाँ, हाइपोथेसिस वही है, हाइपोथेसिस पी वैल्यू वही है। सेम। पहले पी वैल्यू कर सारा लेता हूँ बहुत मैं। कनेक्टेड है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो नहीं, जाता है। नहीं, कनेक्टेड नहीं, वो एक ही है, दोनों एक ही है। यहाँ पे पी पी वैल्यू वैल्यू और इन्होंने लिखा है। हाइपोथेसिस सेम है। सेम है, सेम है, एक ही है। तब समझ में आ गया। हाँ, वही दोनों एक ही है। हाइपोथेसिस ओके। टेस्टिंग ही बोलते हैं पी वैल्यू को। ओके। एक मिनट, मैं कहाँ गया, कहाँ थे हम लोग? टॉपिक का नाम क्या था? टॉपिक का नाम। अच्छा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, ये रहा। तो टी टेस्ट कर लिया था हमने, हाँ, टी टेस्ट ही कर रहे थे हम लोग उस दिन। ठीक है, तो देखो ये बताता हूँ। ठीक है, ये पी वैल्यू का सिस्टम है। ये पी वैल्यू ही है, ठीक है। और पी वैल्यू क्या होता है, ये करने से पहले हमारा पी वैल्यू क्लियर होना चाहिए। पी वैल्यू का कहाँ गया? ये रहा। देखो, सबसे पहले समझते हैं पी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इसके बाद टी टेस्ट में कंप्लीट कर दूंगा। तो a p-value or the probability value is just a statistical measure that helps determine the significance of result from a hypothesis testing. It is used to assess, आवाज आ रही है ना मेरी पूरी? यस सर। हाँ, it is used to assess whether the observed data can reject the null hypothesis. The p-value provides the probability of obtaining result as extreme as or more extreme than the observed result, assuming that the null hypothesis is true. देखो क्या होता है ना कि सबसे पहले एक दो कंडीशन माननी होती है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस कोई भी के लिए एक आप यूजुअली नल हाइपोथेसिस हम लोग क्या मानते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, दो ग्रुप के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। ग्रुप ए, ग्रुप बी।
ठीक है। तो एक नल हाइपोथेसिस मतलब एच नॉट। ये इस कंडीशन में हम लोग ये मानते हैं, सबसे पहले दो स्टेटमेंट आपको माननी पड़ेगी, ठीक है, फिर इसी को प्रूव करोगे आप। पहली मानोगे नल हाइपोथेसिस हमेशा एक, नल हाइपोथेसिस में हमेशा एक ही कंडीशन मानी जाती है कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ग्रुप में। द डिफॉल्ट assumption दैट देयर इज नो अफेक्ट और नो डिफरेंस, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और ऑल्टरनेट में क्या माना जाता है? ऑल्टरनेट में माना जाता है कि देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। पहले ये दो स्टेटमेंट मान लिया, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है ना, कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, हम लोग टेस्ट करेंगे अभी। और उससे पहले थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है, कि थ्रेशोल्ड सेट बाय द रिसर्चर कॉमनली 0.05। देखो 0.05 आप समझ सकते हो, 5% भी समझ सकते हो उसको, ठीक है, 5%। रिसर्चर के द्वारा सेट की गई है, below द पी वैल्यू इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द null hypothesis। अब देखो क्या होता है ना, कि इसमें लिखा है बिलो विच द पी वैल्यू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट null hypothesis। देखो अब पी वैल्यू का जो ये हम लोग ये भी समझो कि मान लो नहीं, मान लो हमारी जो है सिग्निफिकेंट वैल्यू मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.05, यूजुअली हर केस में 0.05 ही मानी जाती है, ठीक है। ये एक पैरामीटर आप समझ लो, ये माना जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में 0.05। तो स्ट्रॉन्ग, अगर आपका पी वैल्यू आपने टेस्ट किया, हाँ, आपने टेस्टिंग की, ठीक है, जस्ट 1 मिनट 1 मिनट। ओके, सो ओके, तो होता क्या है ना, कि अगर आपका पी वैल्यू, मान लो कुछ भी टेस्ट आपने किया, ठीक है, आपका पी वैल्यू आ गया बहुत छोटी वैल्यू 0.01, और जो कि हमारे अल्फा कितना है, आपका अल्फा माना हुआ आपने 0.05, ठीक है। आपकी 0.05 से बहुत कम आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी टेस्ट करने के बाद वैल्यू इतनी आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है? जो अज्यूम किया उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नहीं नहीं, नल हाइपोथेसिस ये मानता है कि इन दोनों के हाँ, ग्रुप के में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक कोई है। इफेक्ट नहीं होगा, हाँ। हाँ, तो अगर आपकी टेस्ट करने के बाद वैल्यू 0.05 से छोटी आ रही है, तो देखो ये कंफ्यूजिंग थोड़ा बहुत है, पर आप समझ जाओगे तो इजी रहेगा, ठीक है, पर बहुत टेक्निकल में नहीं जाना है इसको। बस आपको इतना समझना है कि ये वैल्यू अगर छोटी आ गई 0.05 से, जो टेस्ट करके आपने निकाली है, तो अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस हो गए। मतलब नल हाइपोथेसिस आपको बोलता है कि डिफरेंस नहीं है, अगेंस्ट हो गया। अगेंस्ट मतलब आप बोलेगा कि डिफरेंस है, ठीक है। अगेंस्ट, आपकी नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट हो गई, और किसके साथ हो गई? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के साथ हो गई, लीडिंग टू इट्स रिजेक्शन इन द फेवर ऑफ द अल्टरनेट। ये नल हाइपोथेसिस आपका फेल हो गया, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपका पास हो गया। ठीक है? और हाइपर जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलता है, ये बोलता है कि दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, ये छोटी वैल्यू आ गई तो मतलब दोनों में डिफरेंस है, ठीक है।
अगर, पर अगर आपकी वैल्यू, पी वैल्यू जो टेस्ट करके हमने निकाली, अगर वो 0.05 से ज्यादा आ जाए तो उल्टा हो जाएगा, इनसफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस को आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब नो डिफरेंस, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, 1.0 ऐसी आ गई, तब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही है, इन दोनों ग्रुप के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये होता ये है कि जितनी आपकी टेस्ट में जितनी वैल्यू बड़ी आती जाएगी ना, तो इसका मतलब दोनों ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं है। और जितनी छोटी आएगी, तो उसका मतलब है देर उनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। कभी कभी ये भी बोलते हैं कि जो पी वैल्यू जो हमारी निकल के आई है वो, इट्स अ प्रोबेबिलिटी टू सपोर्ट द, इट्स अ प्रोबेबिलिटी टू सपोर्ट द नल हाइपोथेसिस एज अ ट्रू, ठीक है। पी वैल्यूज जो आपने टेस्ट करके निकाली है वो जितनी बड़ी होगी उतनी ही सपोर्ट करेगी नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। लिखा भी होगा यहाँ पे कहीं। तो वो मेरे को एक बार रिपीट कर दो, आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं, फिर मैं करेक्ट कर दूंगा आपको। हाँ, रिपीट कर दो आप एक बार। हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करना है। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ वही पी वैल्यू हाइपोथेसिस टेस्टिंग वही। हाँ, सर स्टार्टिंग से बोलो जो हमको समझ में आया है। हाँ, कुछ भी समझ में आया हो बताओ। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो एक आइडिया है जो कि हम लोग हम्म। टेस्ट करते हैं कि पर्टिकुलर कोई आइडिया वो उसका इफेक्ट होगा या नहीं होगा। हाँ ठीक है, फॉर ये तो एग्जाम्पल करेक्ट है। टू फॉर एग्जाम्पल दो ड्रग्स है, ड्रग ए ड्रग बी। हाँ तो हाँ ड्रग ए का इफेक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू ड्रग बी जो न्यूली लॉन्च्ड है, हाँ हाँ या फिर दोनों का इफेक्ट एकदम सेम है। हाँ हाँ, सही तो अगर बात है। दोनों का इफेक्ट सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो वो नल हाइपोथेसिस हो गया। हाँ और हाँ अगर अल्टरनेट में बी का इफेक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए ड्रग, हाँ तो वो हाँ, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया। ठीक है। और और वैल्यू, जो, हाँ पी वैल्यू वैल्यू, बताओ, हाँ हाँ हाँ, पी वैल्यू जो है वो मतलब 0.05, मतलब 5% एक्चुअली, जो सेट किया गया है उससे ज्यादा अगर आता है तो वो हाँ हाँ, नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट मतलब करेगी। सपोर्ट करेगी। और अगर हाँ, उससे कम आएगा तो वो अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है, सेकंड वाला उसको ऑप्शन जो है सपोर्ट करेगी, उसको हाँ सपोर्ट सेकंड करेगी। स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगी, हाँ ठीक है, हाँ। सही है। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। यही, हाँ यही चीज मेरे को बोलनी थी। तो यहाँ पे दे भी रखा है कि सपोज यू हैव ड्रग, ठीक है, और एक न्यू ड्रग इज मोर इफेक्टिव देन द प्लेसिबो। प्लेसिबो पता है ना क्या होता है? प्लेसिबो एक तरीके से वो होता है कि जैसे जैसे होम्योपैथिक की मेडिसिन नहीं होती, छोटी छोटी मीठी गोली, कभी कभी उनका फर्क नहीं भी होता, तो प्लेसिबो उसको बोलते हैं। यस सर। हाँ, प्लेसिबो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उसको हम लोग कंपेयर करेंगे हमारी एक नई दवाई से, ठीक है। तो आप ये बताओ कि इसमें दोनों में डिफरेंस नहीं होना अच्छा है कि डिफरेंस होना अच्छा है? अगर आपने जो दवाई बनाई है वो प्लेसिबो जैसी बन गई है, तो वो बढ़िया चीज है कि बेकार चीज है? मतलब जो टेस्ट हम लोग किए हैं हमको ऐसा लगता है कि अल्टरनेटिव अप्रोच ज्यादा अच्छा है, मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ज्यादा अच्छा है। अगर नल होता है तो फिर तो उसका कोई हाँ, मतलब टेस्ट मतलब करने का कोई हाँ, वही फायदा ही वही मैं नहीं है। बोला, जैसे मान लो स्नेहा आपने ये दवाई बना दी, ठीक है। हाँ। अब आपने ये दवाई बना दी है, अब आप चाहोगे कि प्लेसिबो से अलग हो, क्योंकि आप चाहते हो कि मेरी दवाई का कुछ फर्क पड़े, राइट। हम्म। प्लेसिबो में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये चीज मैं हम्म पूछा था, कोई नहीं। और इसमें यही है कि नल हाइपोथेसिस यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों में डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। एक प्लेसिबो है और एक आपकी दवाई है। आ, द जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में बोल रहा है कि डिफरेंस आएगा दोनों में, ठीक है। तो आपने
टेस्टिंग चालू करी पर इफ योर पी वैल्यू इज 0.3, मान लो टेस्टिंग करने के बाद 0.03 आ गई, और रिसर्चर ने सिग्निफिकेंट वैल्यू, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करी थी कि भाई इसके नीचे अगर आ गई तो इसका मतलब है कि दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। और उस इससे ज़्यादा आ गई तो मतलब दोनों में डिफरेंस नहीं है, तो आपको क्या आ गया, 0.03 आ गया, जो कि कम है। और कम का मतलब क्या हो गया, कम का मतलब ये हो गया कि दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों दवाइयों में डिफरेंस है। ठीक है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ेगा, और किसको किसको मानना पड़ेगा, अल्टरनेट वाले को। ठीक है, ये चीज़ में बता रहा है। और एक चीज़ और कि, हाँ, तो और दूसरी चीज़ ये है कि द पी वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग द स्टैटिस्टिकल टेस्ट सच एज टी टेस्ट, काय स्क्वायर। आप जब भी टी टेस्ट, काय स्क्वायर, एनोवा ये सब करोगे, इसके साथ पी वैल्यू भी निकल के आती है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिपेंडेंट ऑन डेटा टाइप ऑफ एनालिसिस, द कैलकुलेशन टिपिकली इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बाकी ये सब इतना जरूरी नहीं है। और यहाँ पे हमने एक रियल यूज़ किया है। ठीक है, रियल कोड में। तो एक सहवाग क्रिकेटर है, सहवाग, उसके 5 मैचों के रन हैं, और सचिन के 5 मैचों के रन है। कोई मेरे को बता सकता है कि दोनों में से बेटर किसने खेला है रन देख के। रन देख के तो लग रहा है कि इसमें सचिन ने सही खेला है, क्योंकि यहाँ पे सेंचुरी हो गई है एक। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, मैंने जानबूझ किया ताकि डिफरेंस आए दोनों में। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसका मीन निकाल दो, इसका मीन निकाल दो और कंपेयर कर लो डायरेक्ट। नहीं, वैसे नहीं करना। ठीक है, सहवाग का जो मीन आ रहा है 88 आ रहा है, सचिन का आ रहा है कम। तो आप देख लो, सचिन के स्कोर ज़्यादा लग रहे थे, अब यहाँ पे मीन आ गया ऐसा कम। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। अब आप क्या करोगे, इसमें आपने कर दिया टी टेस्ट। ठीक है, टी टेस्ट हम किस सिनेरियो में यूज़ करते हैं, सर जब सैंपल साइज 30 से कम हो, कम हो। 30 या हाँ, 30। तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, इसलिए यूज़ किया हमने। दोनों का रन आपने डाल दिए, और यहाँ पे टी टेस्ट पी वैल्यू आपकी आ गई। टी टेस्ट का देखो ये वैल्यू है, और पी वैल्यू ये है। तो आप बताओ स्नेहा कि 0.04 का मतलब क्या हुआ। सर जीरो ये पॉइंट तो जीरो नल। 0.4, सॉरी, 0.4 हाँ, हाँ ये नल मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर ये रहा है ना। वैल्यू। नल हाँ। हाइपोथेसिस सपोर्ट कर रहा है, मतलब कि हाँ। उसमें बोला गया है नल हाइपोथेसिस में कि नो डिफरेंस। हम्म। राइट। हम्म। तो ये देख लो आप, तो हमने यहाँ पे कोड वगैरह सब लगाया, यहाँ बोला फेल टू रिएक्ट नल हाइपोथेसिस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। दोनों के रन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ही डिफरेंस है, 1 2 3 रन का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ज़्यादा डिफरेंस है। बड़ा डिफरेंस होता है, जैसे मान लो अगर मैं 200 लगा दूं यहाँ पे, ठीक है, अब देखना डिफरेंस आ जाएगा। फेल टू रिएक्ट नल हाइपोथेसिस। अच्छा, ओके। और भी आप मीन चेंज हो रहा है। ठीक है, और भी आप बढ़ा सकते हो रन। ना, बड़ा डिफरेंस आ रहा है, फिर भी इसमें सेम बोल रहा है।
अच्छा, पी वैल्यू हाँ धीरे धीरे कम हो रही है। अब देखना। देखो पी वैल्यू 0.0 बहुत ही छोटी हो गई। तो छोटी हो गई इसका मतलब क्या है? अब कोई भी, अब हम लोगों को ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस माननी पड़ेगी। अल्टरनेट, हाँ। हाँ, हाँ। डिफरेंस काफी ज्यादा आ गया है। देख लो। ठीक है, तो ऐसा है। तो हम लोग कर रहे थे टी टेस्ट। वापस आते हैं इसमें। टी टेस्ट आपको मालूम है, यहाँ पे आपका सैंपल साइज होगा 30 से कम, लेस देन 30, तब यूज करना है। और विद इन विद इन कॉलम यूज कर सकते हो, दो कॉलम में यूज कर सकते हो, और दो रिलेटेड कॉलम में यूज कर सकते हो। ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्ट इन टी टेस्ट, सेम दो कंडीशन स्टेटमेंट मान के चल रहे हैं। और हाँ, दो कंडीशन आप मान चल रहे हो। टी टेस्ट की वैल्यू एक आएगी, एक आपकी पी वैल्यू आएगी। और अजम्पशन क्या है कि नॉर्मलिटी, द डेटा शुड बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करो उसको। आता है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करना इसका? तो बेल शेप के बारे में बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ देखो मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। पाइथन कोड फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी जो हमारा डेटा होता है, ठीक है, वो ऐसा होता है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, ठीक है, ऐसे। यूजुअली हमारा जो डेटा जिस पे आप काम कर रहे हो, टी टेस्ट ये सब, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा। और अगर आपका डेटा ऐसा है या कुछ गड़बड़ है उसमें, तो उसके कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ये कोड है, पाइथन कोड फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नीले से लाल ऐसा करना, ठीक, कन्वर्ट। ओके। तो numpy इंपोर्ट करना है, स्टैट्स इंपोर्ट करना है, मैटप्लॉटलिब। देखो यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है पूरा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि हमने का रैंडम डेटा ले रखा है, ठीक है। ये रैंडम डेटा क्या करेगा, ये परीतो बनाएगा। परीतो मतलब पावर। हाँ, मतलब पहला हम लोग सैंपल ऐसा बना रहे हैं ताकि ताकि मैं बता सकूं कैसे इसको इसको इसमें करना है, ठीक है। तो मैंने पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाला डेटा बनाया, ठीक है। और आप देख सकते हो 1000 डेटा है इसके अंदर। और ये है हमारा मीन, ठीक है। डेटा बन गया, उसके बाद एक फंक्शन बनाया है हमने, पावर टू नॉर्मल, ठीक है। वह क्या करता है, कन्वर्ट्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। देखो क्या होता है ना कि अगर मैं आपको एक शॉर्ट बताता हूँ,
जैसे मान लो आपके पास एक कॉलम है, ठीक है, 23, 21, 81। अब अगर ये ग्राफ है, ठीक है, अगर आप ग्राफ इसका बनाओगे तो इसका भी ग्राफ ऐसी कुछ लंबा उल्टा सीधा ग्राफ बनेगा, ठीक है, क्योंकि डेटा देखो कि छोटे भी हैं बड़े भी हैं। तो मेन आइडिया क्या है ना, कि कहते हैं कि अगर आपको उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो बेल जैसा कर्व बने, तो आप हर वैल्यू का लॉग ले लो, ठीक है, लॉग ऑफ 23, लॉग ऑफ 21, ऐसा हर वैल्यू का। तो ये फंक्शन भी वही कर रहा है। तो इफ डेटा इज लेस देन जीरो, डेटा मस्ट कंटेन ओनली पॉजिटिव वैल्यू। सारी पॉजिटिव वैल्यू को लेके, ठीक है, यहाँ डेटा में पास किया गया, जो डेटा आपने दिया था यहाँ पे फंक्शन में, सबका लॉग हुआ, स्टोर हुआ डेटा के अंदर, और ये रिटर्न कर दिया, ठीक है, सारे नंबर का जो है यहाँ पे लॉग हो गया। तो ऐसे कन्वर्ट होता है। और कन्वर्ट होने के बाद आपके रहा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, और उसके बाद हम लोग ग्राफ से दोनों प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं लॉग, लॉग नॉर्मलाइजेशन भी बोलते हैं इसको। तो आपका डेटा कैसा भी हो शेप में, उसको आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हो, ठीक है। तो कहाँ गया हमारा टी टेस्ट? तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, और आपके कॉलम शुड बी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और इक्वल वेरिएंस फॉर इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट, द वेरिएंस ऑफ टू ग्रुप शुड बी इक्वल। दोनों के वेरिएंस जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और वन सैंपल टेस्ट के लिए फॉर्मूला दे रखा है, दो कॉलम के लिए टी टेस्ट करना है, उसका फॉर्मूला है, रिलेटेड टू टू कॉलम्स है उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक नॉर्म दो डेटा हमने जनरेट किया है जो कि डमी डेटा है, ठीक है, रैंडम नॉर्मल डेटा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में हमने जनरेट किया है। 50 क्या है इसकी मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और स्टैंडर्ड डिविएशन 10। 20 इसके अंदर होंगे डेटा पॉइंट, मीन ये होगा 50, स्टैंडर्ड डिविएशन 10, और ये, और ग्रुप टू भी ऐसे बना, ठीक है, हम दोनों कंपैरिजन करेंगे। एवरेज आप देख लो, एवरेज ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमने करा टी टेस्ट, ये रहा आपका ग्रुप वन, ये रहा आपका ग्रुप टू। टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू ये आई है, और 0.96 आई है। तो अब मेरे को देख के बताओ, इतनी बड़ी वैल्यू ये आई है, तो ये नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगी कि रिजेक्ट करेगी? सर नल को सपोर्ट कर रही है। हाँ, सपोर्ट करे। सपोर्ट करने का मतलब ये हुआ कि दोनों ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो कहाँ का यूज होता है टी टेस्ट? मेडिकल रिसर्चेज में, जैसे कंपेयरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टू ट्रीटमेंट, साइकोलॉजी में कंपेयरिंग द टी टेस्ट स्कोर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप, मार्केटिंग में यूज होता है, दो स्टोर में कस्टमर स्कोर देख के, मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है प्रोडक्ट के लिए, है ना। तो ये सब है। और उसके बाद आता है हमारा जेड टेस्ट। जेड टेस्ट क्यों होता है? जेड टेस्ट आपको पता है कि टिपिकली व्हेन द सैंपल साइज ग्रेटर देन 30, ठीक है, उसमें भी लगभग सारी चीज़ें सेम है। एक कॉलम में करना हो, दो कॉलम में करना हो, और थर्ड वाला है जेड टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन।
test whether the proportion of successes in two independent samples are significantly different from each other. Two independent. So that test basically to test the weather proportion of successes. तो इसका ही मैं बताऊंगा कि किस हिसाब से करना होता है। तो अगर आपके पास डेटा देखो, मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है। पहले शुरू में 20 था, सैंपल साइज अब 40 हो गया। तो एक ग्रुप मेरा ये है, ठीक है। np डॉट रैंडम नॉर्मल, here मीन स्टैंडर्ड डिविएशन नंबर ऑफ डेटा दैट इज सैंपल, और उसका मीन निकाल लिया हमने, ठीक है। हाँ, ये हमारा सारे डेटा हैं, डेटा पूरा 40 डेटा पॉइंट्स हैं। और ग्रुप टू में हमने क्या करा कि ये खुद ही बना लिया, जिसका हमने पॉपुलेशन मीन 105 रखा और इसका था 100, और स्टैंडर्ड डिविएशन 15 है, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, जितने उसके थे, जितने उसके थे उतने ही इसके हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट 40 कैलकुलेटेड जेड स्कोर। तो आप देख सकते हैं मैनुअली यहाँ हमने फॉर्मूला है, ये भी आप ये यूज करना। एक्स क्या है, सैंपल मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप माइनस सैंपल मीन ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय रो क्या है यहाँ पे, सॉरी सिग्मा, सिग्मा क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल साइज दोनों ग्रुप के। देखो वही हो रखा है, सैंपल मीन दोनों ग्रुप का सैंपल माइनस करके डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन और स्क्वायर रूट ऑफ नंबर का। एक मिनट, कौन सा फॉर्मूला लगा दिया इसमें, ये वाला फॉर्मूला लगा, सॉरी ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा है इसमें। जेड स्कोर आ गया आपका, और ई वैल्यू का भी एक फॉर्मूला है, 2 × 1 CDF एब्सोल्यूट ऑफ जेड स्कोर। तो जेड स्कोर आपका निकल गया, तो उसी से ही आपका पी वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है। तो जेड स्कोर ये आ रहा है, और आपका पी वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि दोनों ग्रुप सेम है। अजम्पशन भी सेम है जेड टेस्ट की, नॉर्मैलिटी, नॉन पॉपुलेशन वेरिएंस, इंडिपेंडेंस कहाँ का यूज होता है, क्वालिटी कंट्रोल, क्लिनिकल ट्रायल, मार्केट रिसर्च, ठीक है। दो हमने कर लिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इसको पहले रन करें। आप एक बार इसको थोड़ा सा अपने, आपके पास शीट मेरी होगी, एक बार किसी भी डेटा पे लगा के आप रन कर सकते हैं उसको।
तो आप ट्राई करोगे कि मैं आगे बढ़ूं? सर आप आगे पढ़ा सकते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप कर तो बाद में भी लोगे, राइट? क्योंकि मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि घर पे आप एक काम करना कि जो जो कोड है इसके, ठीक है, आप रियल डेटा पे लगाना है। यहाँ तो हमने सैंपल डेटा पे करा है, तो हम्म। रियल डेटा पे लगाना आप, ठीक है, दो कॉलम पे। ठीक है। अनोवा, अनोवा मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसका फुल फॉर्म है। तो इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू डिटरमाइन इफ देर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ थ्री और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप। अब देखो, तीन तीन ग्रुप में जब कंपैरिजन करना हो तो काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तब हम लोग यूज करते हैं अनोवा। It's understand the whether the variability between the groups means is greater than what should be expected by chance। ठीक है, अनोवा का एग्जांपल मैं करवाऊंगा तब समझ में आएगा ये वाला। वन वे अनोवा क्या होता है? टेस्ट द फैक्ट ऑफ सिंगल फैक्टर ऑन अ कंटिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल। सिंगल फैक्टर ऑन अ कंटिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही कॉलम में, ठीक है, और फैक्टर भी अगर एक ही है तो हम ये यूज कर सकते हैं। दो कॉलम, टेस्ट द इफेक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, फैक्टर भी दो हैं इसमें, एंड द इंटरेक्शन ऑन कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके मैं फॉर्मूला करवाता हूँ एक बार, मैं इसके एग्जांपल से बताता हूँ इसको। वन वे, टू वे, रिपीटेड मेजर अनोवा। तो इसमें कैसे होता है? इसमें भी हम लोग पी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। असम्पशन सेम टू सेम है। तो फॉर्मूला इज द एफ स्टैटिस्टिक इज यूज अनोवा टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स। तो एम एस इज द मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स, एंड मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप्स। ग्रुप के अंदर जो कितना एरर है, कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है वो, और तीनों ग्रुप के बीच में कितना डिफरेंस है वो। जैसे मान लो तीन ग्रुप है, एक चीज तो ये हो गई कि ऊपर वाला जो बता रहा है बिटवीन, मतलब ये होगा कि इन दोनों, इन ग्रुप्स के बीच में कितना डिफरेंस है, एक तो चीज वो हो गया, वो अब ऊपर लिखोगे जितना भी मान लो नंबर्स मारा होगा कुछ, 24। और एक हो गया विद इन, अब जो भी मीन है उससे, मीन और जो जितना स्टैंडर्ड डिविएशन है विद इन ग्रुप के, आपने कुछ वैल्यू ले ली इसकी, मान लो इसके दो आ रही है, प्लस इसका कैलकुलेट किया, चार आ रही है, प्लस इसकी पाँच, ठीक है, ऐसे। तो उन दोनों कंपेयर करोगे, दैट इज हाउ वी डू। तो हमने बनाया यहाँ पे तीन ग्रुप, एक की 70 मीन है, 75 मीन है, 80 मीन है, 30 30 30 डेटा है, ठीक है। तो परफॉर्म वन वे एनोवा टेस्ट, ठीक है, तीनों ग्रुप में बस हमें पता है, हमें एक ही फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग वन वे क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? वन वे टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सिंगल फैक्टर, एक ही फैक्टर है यहाँ पे, एक फैक्टर वो ये है कि दोनों के बीच में मीन, या कह सकते हो कि आप उसकी वैल्यूज का डिफरेंस करना है बस, ये एक ही फैक्टर है। तो टी वैल्यू और एफ स्टैटिक्स आपकी आएगी। टी वैल्यू देखो बहुत छोटी आई है, इतनी छोटी आई है वैल्यू कि जनरल नल हाइपोथेसिस आपको बोलना पड़ेगा तीनों ग्रुप के बीच में डिफरेंस है, राइट? ठीक है, सेम एग्जांपल यहाँ पे है। तो ये जो एग्जांपल था वन वे का था, ये वाला एग्जांपल जो था। और वन वे वर्सेस टू वे,
एफ स्टार्स एफ वन वे दोनों ही वन वे वाले हैं, ठीक है। एग्जांपल देखो, वन वे में क्या होता है कि यूज सिंगल फैक्टर, जबकि तीन ग्रुप तो हो पर एक फैक्टर एक ही हो जो कंपेयर करना हो। तो कोई मेरे को बता सकता है इस वाले में हम लोग का फैक्टर क्या था? फैक्टर था कि तीनों ग्रुप का मीन कंपेयर करना है, या बोल सकते हो वेरिएंस कंपेयर करना है, यही एक फैक्टर था। तो when use one way ANOVA when you want to test the effect of a single independent variable factor on a dependent variable. Comparing multiple groups. It is typically used when comparing the means of comparing the means of three groups. ठीक है। तो तीनों ग्रुप में हम लोग मीन्स का ही बस कंपैरिजन कर रहे थे, तो इसलिए हमने एक इसको वो एक ही फैक्टर था मीन। तो you want to compare the exam scores of students who use three different teaching method। तो आपके पास तीन ग्रुप है, तीन कॉलम, ट्रेडिशनल, ऑनलाइन और हाइब्रिड। ठीक है। तीनों कॉलम्स में आप कह सकते हो कि एग्जाम्स का स्कोर दे रखा है तीनों में, ठीक है। और हेयर द टीचिंग मेथड इज ए सिंगल फैक्टर। तो आपको तीनों को बस कंपेयर करना है, ठीक है। तो एक फैक्टर एक ही है, टीचिंग मेथड। एंड यू आर कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ द एग्जाम स्कोर अक्रॉस दीज थ्री, ठीक है। तो तीन कॉलम कौन कौन से हो गए? अब यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। 10 में से होंगे मान लो 8, 9, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। आपको कंपेयर करना है, और बस फैक्टर आपका एक ही है, टीचिंग मेथड कौन सा बेस्ट है। आप कह सकते हो ये भी अब, और एक सिंगल फैक्टर ये है कि मीन्स, मतलब बेसिकली फैक्टर आप कह सकते हो एक ही है, मीन, ये है फैक्टर। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि तीनों में डिफरेंस है कि नहीं। टू वे कब यूज करते हैं? यूज टू वे एनोवा when you want to study the effect of two dependent factors, दो फैक्टर, ठीक है। it can also test for interaction effect between the two factors। मैं एग्जांपल से बताता हूँ। यू वांट टू स्टडी इफेक्ट ऑफ बोथ टीचिंग मेथड। देखो आपके पास ट्रेडिशनल, ऑनलाइन और हाइब्रिड, तीन तो है। एंड स्टडी टाइम लेस देन 5 hours, 5 to 10 or more than 5 hours on exam scores। स्टडी टाइम भी है आपके पास, ठीक है। हेयर यू हैव टू फैक्टर, टीचिंग मेथड और स्टडी टाइम, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे मार्क्स तो आपको देखने ही है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इसका डेट, इसका जो ग्राफ है ऐसा नहीं बनेगा। इसका जो,
इसका टेबल ऐसे नहीं बनेगा, रुको। हाँ, ऐसे बनेगा। टीचिंग मेथड का तीन होगा, ट्रेडिशनल, ऑनलाइन, या बोल सकते हो हाइब्रिड। स्टडी आवर्स भी दे रखा है, लो, हाई, मीडियम। ठीक है। और फिर आपका मैथ स्कोर, साइंस स्कोर, इंग्लिश स्कोर ये दे रखा है। हो गए ना तीन तरीके ग्रुप। ट्रेडिशनल वाला हो गया, ऑनलाइन वाला हो गया, और एक और हो जाएगा हाइब्रिड। और स्टडी आवर्स भी देख लो, लो हाई लो हाई। ठीक है। और बाकी मैथ। अब कैसे कंपेयर करोगे? मार्क्स तो बच्चों के हैं। अब आपको बताना है ये मार्क्स, कौन के स्टूडेंट के मार्क्स बेटर है, कौन सा टीचिंग मेथड बेस्ट है, और आपको ये भी बताना है कि कौन सा स्टडी आवर्स बेस्ट है। ये बहुत मुश्किल हो जाता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये वाला, ठीक है, अनोवा। 2V अनोवा। दूसरा कोड पूरा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। ठीक है, ये ला एग्जांपल पढ़ लो एक बार, और मुझे बताओ कि क्या क्या, कौन कौन से फैक्टर हैं इसमें, कितने कॉलम है, कितने फैक्टर हैं। हाँ, कितना फैक्टर है? सर दो फैक्टर है और तीन कॉलम है।
कॉलम 3 है, राइट। वी आर स्टडिंग द फैक्ट ऑफ टू फैक्टर फर्टिलाइजर, दो फैक्टर है जो कि फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर ए और बी। नहीं नहीं, फर्टिलाइजर, टू फैक्टर, एक फर्टिलाइजर हो वाटरिंग। गया और दूसरा हो गया वाटरिंग ऑन अ प्लांट्स डिपेंडेंट वेरिएबल। वी हैव थ्री लेवल्स ऑफ ईच फैक्टर। फर्टिलाइजर ए बी सी, वाटर भी तीन तरीके के हैं। ठीक है, देखो फैक्टर भी दो हो गए और उसी दो फैक्टर की वजह से तीन कॉलम बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर तीन टाइप के हैं और वाटरिंग वाटरिंग का तरीका भी तीन तरीके का है। ठीक है, तो इसमें से बताना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी कि कौन सा बेटर मेथड है इसमें से, और वाटरिंग का कौन सा बेटर मेथड है। तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं नोवा। तो ये थोड़ा सा, हाँ, तो ये सारा कुछ दे रखा है इसमें, आप अच्छे से रीड मार लेना एक बार इसको। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, मशीन लर्निंग अपनी शुरू कर देंगे, जो हमारी जितनी एल्गोरिथम्स है वो करेंगे। ठीक है, अभी जो हमने किया था वो सारा मैथमेटिकल पार्ट। नॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पे दे नहीं रखा, मैंने लिखा नहीं हुआ। मीन मीन से भी कर सकते हैं। अपने कॉलम से पांच पांच डेटा उठा के उसका मीन किया, फिर वैल्यू रख ली, और फिर अगले पांच रैंडम वैल्यूज उठाई, फिर मीन कर लिया। तो वो लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, कोई नहीं, मैं ऐड कर दूंगा उसको। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन तीन टेस्ट में। नो सर, डाउट नहीं है। हम्म, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो। सर, डेटा एनालिस्ट का जो इंटरव्यू होता है, कंपनीज ज्यादातर किस मतलब टूल से ज्यादा पूछती है? कौन से अ, मतलब टॉपिक को ज्यादा करना चाहिए? देखिए डेटा एनालिसिस में ये होता है कि सबसे पहले तो जो भी टूल से आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, जैसे हमने पाइथन से करी है, ठीक हम्म। है, तो पाइथन में ही ये जैसे ग्रुप बाय वगैरह हो, ये सब हो गए ना चीजें, ये सब चीजें पूछते हैं इंटरव्यू में। ओके सर, मैंने हाँ किसी से मेरे एक सीनियर है, मतलब वो हाँ एक्सरसाइज में आते हैं, उनसे मैंने वो भी एनालिस्ट ही है कंपनी में, तो उनसे मैंने पूछा था हायरिंग के लिए कि कैसी हायरिंग होती है हाँ हाँ। कंपनी में। हम्म।
तो उन्होंने कहा अभी तो ले ऑफ चल रहा है तो अभी हायरिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, बट आप मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जितना आप करोगे, क्योंकि आपको उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने कैसे प्रोजेक्ट हम्म। किया है, क्या यूज किया है। हाँ हाँ तो करेक्ट। अगर मुझे अगर प्रोजेक्ट करना है, मैंने हाँ हाँ। मतलब मेरे अगर सीवी में मुझे दिखाना है कि मैंने ये सारे प्रोजेक्ट किए हैं, तो वो हम्म। मुझे कहाँ से मिलेगा, मतलब डेटा सेट मुझे कहाँ से मिलेंगे। अच्छा, डेटा सेट देखो, आप एक काम कर सकते हो, चैट जीपीटी चलाना आता है आपको? चैट हाँ हाँ जीपीटी हाँ। और जेमिनी हाँ। एआई। हाँ, हम्म। तो उसमें भी लिख के अगर भेज दोगे ना आपकी, जैसे कि आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर डेटा एनालिसिस एंड सजेस्ट मी सम गुड डेटा सेट फ्रॉम द कैगल, है ना? ओके। तो हाँ, कैगल फॉर बिगिनर भी लिख देना, नहीं तो वो बहुत एडवांस चीजें भेजता है। हम्म। तो बिगिनर करके आप उसमें लिखोगे तो आपको वो डेटा दे देगा, ठीक है? और उस हम्म। डेटा को फिर सारे कॉलम आप लिख लेना, और फिर हाँ। उस चैट जीपीटी में दोबारा लिखना कॉलम सारे, और फिर पूछना कि जनरेट सम क्वेश्चंस ऑफ डेटा एनालिसिस यूजिंग द पाइथन पांडास। तो उसमें क्वेश्चन बना के भी दे देगा वो, ठीक है, चैट जीपीटी। सर तो ये हेल्पफुल होगा ना, मतलब ये हाँ अगर बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डाल देखो के। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अदरवाइज अगर आप ढूंढोगे ना कि इंटरनेट पे कहीं आपको डेटा मिल जाए और प्लस क्वेश्चन मिल जाए, कहीं भी नहीं मिलेंगे। हाँ ये तो है। कहीं पे भी नहीं है पूरा इंटरनेट, वो आपको हम्म। खुद ही जनरेट करने पड़ेंगे। ओके सर। तो हाँ, पाइथन चैट जीपीटी से सर कर लो या स्टार्टिंग फेज में डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए हम बोल रहे हैं कि हम्म, स्टार्टिंग फेज में तो मशीन लर्निंग का उतना रोल नहीं होता है ना। नहीं नहीं, देखो दो चीजें होती हैं। आप किस पोजीशन के लिए जा रहे हो? अगर डेटा एनालिस्ट के लिए जा रहे हो तो मशीन लर्निंग कभी नहीं पूछेंगे आपसे। अगर हाँ, एज अ क्योंकि डेटा उन्होंने साइंटिस्ट के कहा लिए जा ये रहे हो। चीज हम्म। उन्होंने कहा ये चीज कि मैंने उनसे पूछा कि आपकी कंपनी किस पर्टिकुलर टूल्स में काम करती है, तो उन्होंने कहा पावर बीआई और सिक्वल और हम्म आपका पाइथन, ये मेन है हम्म हमारे हम्म, कंपनी में एज ए हाँ हाँ एनालिस्ट रोल के लिए अगर आप चाह रहे हो तो। हाँ करेक्ट, सही बात है। तो अगर मेरा टारगेट एनालिस्ट के लिए है, फर्स्ट स्टेप मेरा, तो अगर हाँ मतलब मैथ्स का नॉलेज जो है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये तीनों होने से मेरा काम बन जाएगा ना। हाँ करेक्ट, पर आप एक चीज और है कि जैसे पाइथन तो स्ट्रांग हो गई है, ठीक है? हम्म। देखो पाइथन करो या एसक्यूएल करो, बात एक ही है। लोग पता नहीं एसक्यूएल क्यों करते हैं, मुझे पता नहीं है वैसे। पर एसक्यूएल में जो जैसे जो ग्रुप बाय वगैरह ये सब जो होते हैं ना, वो एसक्यूएल में भी होते हैं और हमारे पाइथन में भी हाँ, होते हैं। तो पाइथन में भी होते हैं हाँ। दोनों दोनों मुझे तो खैर एसक्यूएल भी आती है वैसे। तो हम्म। माई एसक्यूएल तो आप किसी से भी कर सकते हो। चलो अब मान लो अपने पाइथन से कर ली, तो पाइथन और पावर बीआई, एक ओके। पावर बीआई और अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो आप। पावर बीआई ठीक है। हाँ, पावर बीआई उससे क्या होगा ना कि जो डेटा आपने एनालाइज किया है उसको विजुअलाइज करने में आपको और डैशबोर्ड बनाने में आपको काम आएगा पावर बीआई में। क्योंकि ओके। कंपनी आपको डेटा दे देगी तो आपको रिप्रेजेंट एनालिसिस करके उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए ना। तो पावर बीआई में एनालिसिस आप विजुअलाइज उसी में कर सकते हो, ग्राफ उसी में बना सकते हो पावर बीआई पे। तो ये दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग करो। और एक चीज मैं बहुत यूजफुल आप दोनों को बताता हूँ। देखो एक काम करो, जब तक जॉब नहीं लग रही है आपकी, ठीक है, बहुत हम्म। सीरियसली लेना इस बात को। जब हम्म। तक जॉब नहीं लग रही है आपकी, तब तक एक काम करो कि ऐसे ही जितने भी गैगल पे डेटा सेट आपको मिले, ठीक है, चैट जीपीटी जनरेट करो। जो डेटा सेट हम्म। मिल रहे हैं, बिगनर्स के जो डेटा सेट मिल रहे हैं, सब पे एनालिसिस करो। और जैसे मान लो कि डायबिटीज डेटा है, ठीक है, डायबिटीज डेटा मैंने एनालिसिस करके 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे पाइथन से, ठीक है, और ग्राफ बनाए। और जो भी ग्राफ वगैरह जो भी आप वो सब बना रहे हो, ठीक है, वो पूरा एक अच्छे से शीट में करके लिंक्डइन पे डालो, ठीक है। अब उसमें अच्छे से लिखो कि मैंने डायबिटीज डेटा सेट पे ये क्वेश्चंस थे, और ये क्वेश्चंस है, मैंने क्या क्या आंसर करे, और आपके सामने ये सारे ग्राफ हैं, ठीक है। और अपना कंक्लूजन लिखो पूरा कि डायबिटीज में ये चीजें होती हैं, मतलब क्या, मतलब क्या बढ़ने से डायबिटीज होती है, क्या नहीं होता है। मतलब जैसे जैसे एनालिस्ट आंसर देते हैं डेटा को वैल्यूज के अकॉर्डिंग, वैसे आपको पूरा लिखना है, ठीक है। तो ऐसे आपको ना यही, जैसे ये एक प्रोजेक्ट हो गया, तो ऐसे ही आपको 10-15 प्रोजेक्ट आप बनाते रहो लिंक्डइन पे और डालते रहो। जितना आप डालोगे प्रोजेक्ट वहां पे, उतने ही आपका जो आईडी है वो जेन्युइन लगेगा, रिक्रूटर जल्दी हायर करेंगे आपको।
आजकल क्या करते हैं मतलब लोग, प्रोजेक्ट करके लिंक्डइन में अपलोड करना है, लिंक्डइन पे अपलोड उससे कर दो आप। हाँ मैक्सिमम रीच मिलेगा। हाँ, नहीं रीच तो मिलेगी, पर आपको जैसे कभी भी अप्लाई करते हो किसी कंपनी में ना, तो वो आपका लिंक्डइन जरूर देखते हैं। हाँ। लिंक्डइन देखेंगे तो जितना, अगर आपके पास प्रोजेक्ट बहुत सारे पड़े हुए हैं तो आप जेन्युइन लगोगे उनको, राइट? क्योंकि लोग क्या करते हैं ना कि रिज्यूम में झूठ बोलते हैं। ठीक है, करा नहीं होता उन्होंने काम, पर बोल देते हैं कि हाँ भाई हमने एयरबीएनबी पे काम किया है, ये इस डेटा पे काम किया है, इस डेटा पे किया है। वो किया नहीं होता है। ठीक है, तो आप जितना पोस्ट करोगे वो उतना आपका हेल्पफुल रहेगा। जो फिर एचआरएस अभी होते हैं ना स्टार्ट वो कर भी सकते आपको। हैं ना, जैसे जो भी बेसिक नॉलेज है, हाँ हाँ। सीक्वल का भी नॉलेज है, पावर बीआई का भी है, पाइथन हम्म पांडास का तो बहुत ही अच्छा हो गया। तो हम्म, वो हम्म। सारा मिला के एक प्रोजेक्ट, मतलब जितना बना बना हाँ हाँ, के वही बोल अभी रहा हूँ। बेसिक हाँ लेवल का। हाँ, एसक्यूएल चलो यूज ना करो कोई नहीं, पर ये जो पावर बीआई अगर आता है तो पाइथन पे हम्म एनालिसिस करके और पावर बीआई पूरा देखो, सबसे बेस्ट जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो ये है कि आप पावर बीआई का डैशबोर्ड ही बना दो। ठीक है, हम्म। डायबिटीज का ऊपर लिख दो कि इंडियन डायबिटीज डेटा सेट एनालिसिस, ऐसा लिख के पूरा डेटा सेट बना दो कि ये चीजें होती हैं, शुगर बढ़ने से ये है, ऐसा पूरा बना के अच्छा सा डिजाइन करके उसका स्क्रीनशॉट डाल दो लिंक्डइन पे, और पूरा डिटेल नीचे लिख दो कि ये क्वेश्चन थे और मैंने सॉल्व किया। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन पे अच्छे ध्यान दो, और जितना एनालिसिस आप उतना बढ़िया तरीके से करोगे ना, तो उतना ही आपका फायदा होगा। तो ये अब शुरू कर दो, मतलब अब लेट ना मत करो। जितने आप प्रोजेक्ट बनाओगे उतना आपको भी एक्सपीरियंस तो होगा। एक और प्रॉब्लम आता है ना कि मतलब हम ये 1 1.5 साल से देख रहे हैं कि एज अ फ्रेशर हम्म कंपनी जो डिमांड करती है, पहले तो वहां पे लिखा रहता है कि फ्रेशर एंट्री लेवल, देन नीचे में हम्म। उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और आज मतलब एक चीज और है कि हाँ अभी हाँ ये हाँ, न्यू, नहीं सही बोल रहा हूँ, सही बोल, देखो मैं इसका, हाँ बोलो बोलो, कंप्लीट करो क्वेश्चन। हाँ, तो एक और नया टर्म्स वो उन्होंने ऐड किया है, कंपनीज ऐड करी, जैसे सिक्वल में उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सेल में उनको एक हम्म। साल का चाहिए, ऐसा भी उनका चाहिए, मतलब होता है क्राइटेरिया। तो हाँ। इतना कुछ फुलफिल करते करते तो हमारा मतलब लाइन ही नहीं आता है, ऑप्शन कहाँ से मिलेगा। बताता हूँ, क्रैक करने के लिए बताता हूँ। आप देखो, जैसे क्या कहते हैं कि यहाँ पे स्टू वैली में आप इंटर्नशिप कर रहे हो ना, ये वाली। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो कितने महीने, 3 महीने, चलो यही हो गए। ठीक है, तो अब हम्म ये बोलना कि स्टू वैली में मैंने इंटर्नशिप करी थी। ठीक है, वहां पे हम्म इसलिए वहां पे मैं ये मत बोलना कि हम लोग रीड कर रहे थे, पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं। ठीक है, हम्म वहां पे डायरेक्ट आप ये बोलना कि स्टू वैली में हमने पढ़ाई करी है, और जितने भी मैंने जो भी मैं डेटा सेट आपको दिए थे मैंने एनालिसिस के लिए, ये हम्म। बोलना कि हमने वहां पे इस पे प्रैक्टिस करी थी। ठीक है। ओके सर। हाँ, आगे और एक काम और करना, जैसे एयरबीएनबी, बड़े बड़े जो डेटा सेट्स होते हैं ना, उस पे भी एनालिसिस कर लो, कह दो कि ये हमने किया था स्टू वैली में। ठीक है, ओके ये सर। कंपनी ने हमें डेटा सर दिया था, एक हमने ये फेवर किया कर था। सकते हैं, लास्ट में हाँ। जो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा ना, तो एक हम्म कैप्स्टोन प्रोजेक्ट जैसा जो होता है ना फाइनल प्रोजेक्ट, वैसा हम्म। अगर कुछ डेटा सेट मिले ना तो बहुत अच्छा होगा। तो वो हाँ। एक्सप्लेन करने में भी अच्छा होगा, क्योंकि अभी लिंक्डइन में अपडेट करना है कि जैसे हम्म ये हम्म कंप्लीट होगा अपडेट हो जाएगा कि मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया 3 मंथ के लिए। तो वहाँ पे हम्म। प्रोजेक्ट जैसे भी ऐड करेंगे ना तो वो टॉप पे रहेगा ना, तो उससे मेरे रीच ज्यादा अच्छा होगा। हाँ हाँ, नहीं सही बोल रहे हो, वो बिल्कुल कैपस्टोन ये रहा ना, ये मैंने भी इसमें डाला भी है, ये देखो कहाँ गया, ये रहा। कैपस्टोन एयरबीएनबी पे डेटा है। डेटा साइंस का तो ये रहा, इसका डेटा साइंस के लिए तो कैपस्टोन प्रोजेक्ट है, ये है। ठीक है, हम्म। बाकी मैं एक काम कर दूंगा, अगर डेटा एनालिसिस में हमने कोई कोई कैपस्टोन कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट नहीं करा ना डेटा एनालिसिस नहीं में, नहीं नहीं नहीं। तो मैं एक काम करूंगा कि उसके लिए भी एक बड़ा डेटा डेटा सेट आप सजेस्ट कर पावर दूंगा मैं बीआई आपको। का भी कर दीजिएगा उसी के साथ में, तो वो इजी होगा, क्योंकि हाँ, मुझे पावर बीआई बेसिक भी लिंक नॉलेज है लिंक है। पावर बीआई का। अच्छा अच्छा, वो भी लिंक है ना उस, आपको उस वही एक ही डेटा सेट दूंगा, उस हम्म। पे ही आप क्या करना कि एनालिसिस कर लेना, क्वेश्चन भी दूंगा, एनालिसिस कर लेना, और पावर बीआई पे उसका पूरा अच्छा सा डैशबोर्ड भी बना लेना। ठीक है, ओके सर। हम्म। तब शुरू कर दो ये सब। कम से कम आपके प्रोफाइल, क्योंकि आप एनालिस्ट हो, आपके प्रोफाइल पे कम से कम 10 12 होनी ही चाहिए। ठीक है, ये सब मतलब आप आपके प्रोजेक्ट्स। काम से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। हाँ, और जो सबसे बड़े बड़े हैं वो रिज्यूम में आप डाल दो। ठीक ओके है, सर। तो ऐसे क्या होगा ना कि बहुत ज्यादा रिक्रूटर्स की नजर में रहोगे आप, अदरवाइज है ना, दिक्कत हो जाती है अदरवाइज, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी फ्रेशर हायर नहीं करती, सही बताऊं तो। हाँ हाँ हाँ। आपको, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उसको भी लगेगा कि हाँ यार, ये इन लोगों को आता है सच में। 15
तो ग्रुप सर 15 अपडेट्स कर मैक्सिमम रखे हैं। प्रोजेक्ट्स जो करते हैं और लिंक्डइन में पोस्ट करते हैं, या फिर मेरे पास एक नॉलेज है प्रोजेक्ट्स का भी, कैसे ये किया जाता है, हाँ सारे हाँ, टूल्स को करेक्ट कैसे यूज करेक्ट किया जाता है। तो करेक्ट। जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है 1 to 3 हम्म। ईयर का, मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, तो हाँ। वहाँ पे अप्लाई करने से वो कॉल आता है रिटर्न बैक? नहीं नहीं, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, इंटर्नशिप ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्टूवेली इसलिए करवा रहे हैं। देखो इंटर्नशिप, देखो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि बिना इंटर्नशिप की जॉब अप्लाई करते हैं, उन्हें कभी लगेगी नहीं जॉब, सही बता रहा हूँ। अब देखो मैं फॉर हम्म। एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्नेहा, आप जैसे कोई काम कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्कूटी खराब हो गई, ठीक है। तो हम्म। अब स्कूटी खराब हो गई तो आप किस बंदे को दोगे? उस बंदे को दोगे जिसने 3 महीने कम से कम थोड़ा बहुत तो काम किया है, या उस बंदे को दोगे जिसने कभी स्कूटी खोली ही नहीं? नहीं, जिन्होंने मतलब काम का एक्सपीरियंस है उन्हीं को थोड़ा सा, दिया जाएगा। हाँ, जिनको, ऑफ कोर्स यही होता है कंपनी में। थोड़ा सा आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही लिया जाएगा आपको। बस ये है कि आपको बताना अच्छे तरीके से आना चाहिए कि हाँ यार, हमने 3 महीने वहाँ करे हैं, 4 महीने कर रहे हैं, बढ़ा के ही बोल सकते हो वैसे तो आप। ठीक है, तो तो पर ये जो कभी भी थ्री अपने आप मंथ को। का इंटर्नशिप है सर, हम्म। तो इसमें कितना प्रोजेक्ट्स करके दिखाना, तो जो रियल लगे कि हाँ 3 मंथ में इतना प्रोजेक्ट है। अगर मैं फेक दिखा दूँ कि मैंने 10 प्रोजेक्ट किया है, तो उनको हम्म। लगेगा कि नहीं ये फेक है। तो ये कितना हम्म। दिखाया जा सकता है कि उनको भी लगे ये नहीं नहीं, जेन्युइन है? देखो मैं आपको सही बताऊं, जो ईगर स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो बहुत मतलब वो आप, कोई लिमिट ही नहीं है, सही बताऊं तो। आप जितना करोगे उतना आपके लिए बेटर है। ओके सर। हाँ। और भाई ये क्या है, आप उनको अच्छे से बोलो कि मैंने 20 कर रखे हैं वैसे, पर मेजर मैंने ये मेंशन कर रखे 3 4 अपने इस रिज्यूम में, ऐसा ये होना चाहिए। ओके सर। 15 20 आप ऐसे कर लो, पर उनके मेजर मेजर 3 4 आप मेंशन कर दो अपने रिज्यूम में। और लिंक्डइन पे सारे डाल के उनकी लिंक भी डालो, अपने रिज्यूम में सारे प्रोजेक्ट्स के लिंक भी डालो, ताकि उनको लगे कि हाँ यार, कुछ कुछ किया है इन्होंने। और क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछेंगे तो आपको आंसर भी करना आना चाहिए। मैं तो हम्म। यही बोल रहा हूँ कि जितने आप इसमें इसमें हाथ गंदे करोगे जिसमें, तो उतना ही आपका फायदा होगा, बेसिकली ये है कहने का मतलब। क्योंकि फ्रेशर सर कोई आप नहीं लेता। ये सेम मतलब जो डेटा ये जो है हम लोग हम्म। का कोलैब, उसमें आप 2 3 डेटा सेट अगर अपडेट कर देंगे ना, तो बहुत इजी होगा हम्म। करने हाँ, का, मैं आइडिया डाल मिल दूंगा। जाएगा और एक्चुअली। मेरे हमारे डेटा एनालिसिस का डॉक्यूमेंट भी तो मैंने आपको शेयर किया था ना, उसमें भी क्वेश्चन सेट हाँ काफी डॉक्यूमेंट सारे है। हैं। हाँ, तो वो भी, हाँ वो हाँ। सॉल्व कर लिए सारे आपने? नहीं, उसमें 2 किया है, एक को हाँ, वो जो तो लास्ट में 4 हैं था ना, उसमें। हेल्थ कॉम, 4 या 5 है केयर उसमें। वाला, हाँ हाँ, वो 4 या 5 बाकी है। है। वो भी करो आप 4 या 5 में, और बाकी और भी मैं अपडेट कर दूंगा उसमें। ओके सर। बहुत डेटा, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैं उसमें तो, है ना। तो हम्म। प्रेजेंटेशन पे अच्छे पे ध्यान दो, और इन सब चीजों पे ध्यान दो, आराम से लगेगी जॉब। बस ओके। बस लगे रहो, है ना, अपना अपना आईडी को बढ़िया करते रहो, जरूर लगेगी जॉब उसके बाद। हाँ। और थैंक यू सर। कभी भी जॉब इंटरव्यू में ना ये मत शो करो कि मैं फ्रेशर हूँ, नहीं। उनको लगना चाहिए कि हाँ यार, इस बंदे ने इंटर्नशिप 3 महीने करी है, पर काम तो उसको पूरे साल भर का आता है, ठीक है, ऐसा लगना चाहिए उनको। ओके सर। हाँ जी, ये होता है। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, बाय बाय। थैंक यू सर।